कभी कभी दुनिया के नक्शे पर एक दस्तखत होता है और उसका असर नक्शे से कहीं आगे तक जाता है। मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ नया रक्षा समझौता कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है। तीनों देशों ने एक ऐसे जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ क्यों आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस नए सुरक्षा समीकरण का असली मतलब क्या है और क्या इसका भारत की रणनीतिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा। अभी हाल में ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कलेक्टिव डिफेंस है, यानी तीनों में किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इसे नाटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि इसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक नाटो नहीं कहा गया है। ये नाम फिलहाल विश्लेषकों और मीडिया की भाषा में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी किरदार पाकिस्तान या तुर्की नहीं बल्कि ईरान है, क्योंकि इस समझौते का समय आने पर अपने आप में बहुत कुछ दम दिखता है। पश्चिम एशिया पहले से ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और सैन्य टकराव से गुजर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्षों तक चली प्रतिबंधता के बाद हाल के वर्षों में दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष ने उस संतुलन को फिर चुनौती दी है। ईरान से जुड़े हूती हमलों और क्षेत्रीय स्थिरता को, सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। ऐसे समय में रियाद अपनी सुरक्षा को सिर्फ बाहरी ताकतों पर निर्भर रखने के बजाय अपने आसपास के एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क को तैयार करना चाहता है। यही पाकिस्तान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से ही स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके थे। इस समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन को दोनों के खिलाफ मानने की बात कही थी। इसके बाद 2026 यानी इस साल ईरान से जुड़े क्षेत्रीय युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों, फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस एसेट्स की तैनाती की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय सऊदी अरब में करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक, एक फाइटर स्क्वाड्रॉन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। यानी मक्का में हुआ ये समझौता अचानक पैदा हुई कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ समय से बन रही सुरक्षा संरचना मौजूद है। अब इस समीकरण में तुर्की की एंट्री इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। तुर्की के पास नाटो का लंबा सैन्य अनुभव है, उसका डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत है और ड्रोन से लेकर मिसाइल्स तक उसकी सैन्य तकनीक तेजी से विकसित हुई है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटरेंस और एक बड़ा सैन्य ढांचा है, जबकि सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत, ऊर्जा संसाधन और गल्फ में बेहद मजबूत स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है। अगर इन तीनों देशों की क्षमताओं का एक साथ देखा जाए तो तीनों की ताकतें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई यानी साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कोई सीधा सैन्य मोर्चा खोलने जा रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीधी रेखा में काम नहीं चलता है। भारत के लिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर है। भारत की गल्फ में आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ी है। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहद संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली के लिए चुनौती ये है कि वो पाकिस्तान, तुर्की की नज़दीकी और सऊदी अरब की बदलती सुरक्षा ज़रूरतों के बीच अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखे, क्योंकि भारत ने पिछले वर्षों में किसी एक कैंप पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अलग अलग शक्ति केंद्रों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स विकसित की हैं। अमेरिका और यूरोप के साथ डिफेंस कॉपरेशन है, फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप है और इजराइल के साथ सिक्योरिटी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, जबकि सऊदी अरब और यूएई के साथ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बड़ी तादाद में हैं। और यही ईरान का एंगल और ज़्यादा रोचक हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। भारत के ईरान के साथ अपने रणनीतिक हित अपनी जगह हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए भारत के लिए ईरान को नज़रअंदाज करना संभव नहीं। दूसरी तरफ तुर्की जो इस नए डिफेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, उसके ईरान के साथ भी संवाद और सुरक्षा संपर्क के रास्ते खुले हुए हैं। इसका मतलब है सीधे सीधे एक ऐसा ब्लॉक मान लेना जिसमें एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी हैं और दूसरी तरफ भारत तस्वीर को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देगा। असल में
वेस्ट एशिया में इस वक्त कई परतों वाली पावर पॉलिटिक्स चल रही है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, तुर्की अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान आर्थिक और रणनीतिक लाभ चाहता है और ईरान अपने आसपास बनते हुए सुरक्षा समीकरणों को बेहद करीब से देख रहा है। भारत के सामने चुनौती ये है कि वो इस समय बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखे। इसलिए भारत का जवाब शायद किसी एक नए सैन्य गठबंधन में शामिल होना नहीं, बल्कि मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करना है। यही भारत का असली बिग 5 पंच हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के साथ स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, फ्रांस के साथ डिफेंस, इजराइल के साथ सिक्योरिटी जो मैंने आपको पहले बताया, और गल्फ देशों के साथ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस, और ईरान के साथ कनेक्टिविटी तथा रीजनल इंटरेस्ट। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपके साथ कितने देश खड़े हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि कितने अलग अलग पावर सेंटर्स के हित आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप उनके साथ कितनी मजबूती से खड़े हुए हैं। इसलिए ये समझौता भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, खासकर अगर पाकिस्तान और तुर्की इसे आगे चलकर भारत विरोधी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे तुरंत भारत के खिलाफ इस्लामिक नाटो घोषित कर देना भी जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा तब होगी जब इस समझौते को किसी वास्तविक सैन्य संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर भविष्य में ईरान और सऊदी अरब के बीच फिर तनाव बढ़ता है, अगर मिसाइलें चलती हैं और अगर गल्फ की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि पाकिस्तान और तुर्की अपने इस डिफेंस कमिटमेंट को किस हद तक निभाते हैं। क्योंकि किसी भी अलायंस यानी गठबंधन की असली ताकत उसके दस्तावेज पर लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि पहली मुश्किल घड़ी में लिए गए फैसले से दिखाई देती है। और वेस्ट एशिया इस समय उस परीक्षा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।